हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन जो पढ़ने वाले टॉपिक वो टॉपिक आपका रहने वाला है किसके बारे में कि आपका जो एसिड बेस बैलेंस है। एसिड बेस बैलेंस जिसका एक लेक्चर अपन ने पहले ले लिया था। तो जिन लोगों ने अभी तक वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो पहले वो लेक्चर आप लोग अटेंड कर लें। उसके बाद में आज का लेक्चर जो है आप लोग क्या करें, स्टार्ट करें भाई। ठीक है, तो आज का जो अपना लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है एसिड बेस बैलेंस पे। एसिड बेस बैलेंस पार्ट 2। यहाँ पे आज अपन बात करेंगे कि क्या क्या एसिड बेस इम्बैलेंस अपने को हो सकते हैं। सबसे पहला अपना जो एसिड बेस बैलेंस के अंदर सबसे पहला आता है वो आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो देखिए जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़ा था कि एसिडोसिस का मतलब क्या है कि एसिडोसिस का मतलब सर सीधा सीधा है कि पीएच जो है वो तो क्या रहेगी ना, यहाँ पे लो देखने को मिलेगी। अब रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है तो यहाँ पे किसकी बात होगी, सबसे पहले तो CO2 की। CO2 किस नेचर की गैस है सर, आपने बताई थी कि ये एसिडिक नेचर की गैस है। कैसी है आपकी, एक एसिडिक नेचर की गैस है। एसिडिक नेचर की गैस अगर आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगी तो आपको क्या होगा, एसिडोसिस होगा। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा है, इंक्रीज PaCO2 देखने को मिलेगा। और कितने से ज्यादा देखने को मिलेगा सर, ये देखने को मिलेगा आपका 45 mm ऑफ Hg से ज्यादा। कितने से ज्यादा है, 45 mm ऑफ Hg से ज्यादा आपका देखने को मिलेगा यहाँ पे PaCO2। सर HCO3 जो है यहाँ पे अनचेंज रहेगा, यानी कि कैसा रहेगा आपको, नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी। अगर कंपनसेशन वहां पे स्टार्ट हो गया है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बात आती है H आयंस पे, तो H आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, H आयन की कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली बढ़ेगी। H आयन की कंसेंट्रेशन क्यों बढ़ेगी, क्योंकि H आयन ही डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपके एसिडोसिस के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करता हूँ कि पीएच का CO2 के साथ क्या संबंध है, तो सर पीएच का CO2 के साथ में एक उल्टा संबंध है। कैसा कि जैसे 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 पीएच जो है वो बढ़ेगी तो PaCO2 का लेवल कम देखने को मिलेगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर पीएच क्या हो रही है, कम हो रही है, तो PaCO2 आपको वहां पे इंक्रीज देखने को मिलेगा। यानी कि एसिडोसिस के अंदर तो क्या होगा, आपका PaCO2 बढ़ेगा और एल्केलोसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको PaCO2 कम हुआ देखने को मिलेगा। क्या क्या कोजेज है भाई, कोजेज की बात कर लेते हैं कि सर इसका कोजेज क्या है। कोजेस की अगर बात करता हूँ तो प्राइमरी या फिर फर्स्ट डिग्री जो कोज है वो है आपका हाइपर वेंटिलेशन, सॉरी हाइपो वेंटिलेशन। फर्स्ट डिग्री कोज क्या है इसका, हाइपो वेंटिलेशन। अरे हाइपो वेंटिलेशन अगर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे अल्टीमेटली CO2 का रिटेंशन होगा। CO2 रिटेंशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अदर और क्या क्या कोजेज होते हैं भाई, रेस्पिरेटरी इश्यूज, कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी इश्यू जैसे कि सीओपीडी, जैसे कि सीओपीडी, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। वही अगर बात करूं ओपियोइड टॉक्सिसिटी में, आपने पढ़ा होगा कि ओपियोइड टॉक्सिसिटी जब भी होती है पर्सन को तो क्या होता है, सीएनएस डिप्रेशन होता है। क्या होता है, सीएनएस डिप्रेशन होता है। तो सीएनएस डिप्रेशन भी अगर हो रहा है तो वहां पे भी अल्टीमेटली क्या होगा आपको कि पेशेंट को जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक तरीके से हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपको हाइपोवेंटिलेशन जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करता हूं और क्या क्या कोजेस होते हैं, जैसे कि पल्मोनरी इडिमा, पल्मोनरी इडिमा हो सकता है। इस केस के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा रे, मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी होगी। मॉर्फिन के अंदर क्या आपके आपका यहाँ पे ओपियोइड आ गया। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ कोई पेशेंट किस पे है, एनास्थेटिक पे है, एनास्थेटिक इफेक्ट में है तो भी क्या देखने को मिलता है, आपको सीएनएस डिप्रेशन देखने को मिलता है। या फिर बात करता हूँ कोई भी ट्रोमा जो किसको हुआ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को हुआ है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ट्रोमा, या फिर बात करता हूँ हेड ट्रोमा मोस्टली। इन सभी केसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है ये कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं साइन सिम्टम्स की कि क्या क्या साइन सिम्टम्स होंगे। तो साइन सिम्टम्स की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि सर रेस्पिरेटरी रेट तो क्या होगी, कम होगी।
और डेप्थ भी क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एसिडोसिस देखने को मिल रहा है। तो डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ। रेट क्या होती है सर, 1 मिनट के अंदर नंबर ऑफ ब्रीथ को अपन क्या बोलते हैं ना, रेट बोल देते हैं। और डेप्थ की अगर बात करता हूँ तो डेप्थ का मतलब था कि कितना अमाउंट ऑफ एयर आपने क्या किया है, यहाँ पे इनहेल किया है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी डेप्थ बोल देते हैं। अमाउंट की बात करता हूँ तो टाइडल वॉल्यूम से बात होती है, किससे बात होती है, टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम कितना है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ यहाँ पे कि क्या होता है, साथ ही साथ में वेजो डायलेशन होता है। क्या होता है, अरे वेजो डायलेशन होता है, ताकि वेजोडाइलेशन क्यों होगा, क्योंकि हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है, तो वेजोडाइलेशन करवा दो सो दैट ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है आपके ऑर्गन्स तक पहुंचे। तो एक कंपनसेशन के तौर पे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको वेजोडाइलेशन देखने को मिलता है। अब अगर वेजोडाइलेशन देखने को मिल रहा है तो लो बीपी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा सर। लो बीपी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करता हूँ, पेशेंट को डिजीनेस होगी और पेशेंट क्या रहेगा भाई, यहाँ पे डिसोरिएंटेड भी हो सकता है। डिजीनेस एंड डिसोरिएंटेशन जो है आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये सारे साइन सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या था कि रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ दोनों कम हो जाएंगी। फिर रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ कम हो गई, मतलब पेशेंट को क्या हो गया, एक तरीके से हाइपोवेंटिलेशन हो गया। इस हाइपोवेंटिलेशन को ठीक करने के लिए, ये इसके कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, वेजोडाइलेशन हो जाएगा। वेजोडाइलेशन की वजह से लो बीपी आपको देखने को मिलेगा, और लो बीपी के साथ ही साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिजीनेस एंड डिसओरिएंटेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। सर लैब वैल्यूज के अंदर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो प्यारे बच्चों देखिए, लैब वैल्यूज के अंदर मैंने क्या बताया था कि जब भी पेशेंट को एसिडोसिस होगा तो एसिडोसिस के कंसेंट्रेशन में देखो, मैंने आपको शिफ्टिंग बताई थी कि एच की कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा हो गई, पोटेशियम अंदर ऑलरेडी है। तो अब क्या होगा, शिफ्टिंग होगी कि एच तो अंदर चला जाएगा और पोटेशियम आयन क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात की हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा रे, हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैंने बताया था कि जैसे कि आपकी प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन से इस तरीके से एक एन ग्रुप होता है, यानी कि एनएच वो होता है। तो ये इस तरीके से आपकी कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, और यहाँ पे क्या ऐड होता है भाई, कैल्शियम होता है। यानी कि एक तरीके से ये कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। कैसी होती है, प्रोटीन जो होती है वो कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। अब क्या होगा कि बाहर की तरफ क्या है, एक तरीके से एच की कंसेंट्रेशन जो बढ़ी हुई है, ये एच क्या करेगा, इस कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा। कैल्शियम ऐसा बाहर यहाँ से डिटैच हो जाएंगे और एच आके इससे मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, फ्री कैल्शियम का लेवल जो है यहाँ पे बढ़ावा देखने को मिल रहा है कि कब देखने को मिल रहा है, बढ़ावा देखने को मिल रहा है, मतलब हाइपर कैल्सीमिया होगा। ऐसी कुछ लैब वैल्यू जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा और हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा। सर मैनेजमेंट बता दो। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अब सबसे पहले तो क्या होगा, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ कम हो गया, तो आप क्या करो भाई, सबसे पहले तो पेशेंट को जो है मेंटेन कर दो उसका एयरवे, कि कहीं ना कहीं कोई एयरवे के अंदर तो कोई दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है। तो मैनेजमेंट, सबसे पहला मेंटेन एयरवे, मेंटेन एयरवे। एयरवे को मेंटेन करने के बावजूद भी अगर पेशेंट के अंदर जो है मैनेजमेंट जो है आपका नहीं देखने को मिल रहा है, या फिर बात करता हूँ इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा, तो आप क्या कर दो भाई, पेशेंट को एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने से क्या होगा, CO2 वहां से वॉश आउट हो जाएगी। अगर पेशेंट किसका है, आपका सीओपीडी का है, इफ पेशेंट है सीओपीडी, इफ पेशेंट हैव सीओपीडी, पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज अगर है, तो उसको लगभग लॉस देंगे इक्वल टू 2 लीटर पर मिनट पे आपको क्या करना है भाई, ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखना है। ज्यादा ऑक्सीजन उसको वहां पे प्रोवाइड नहीं करनी है, अदरवाइज क्या होगा, पेशेंट को ऑक्सीजन इंड्यूस्ड हाइपोवेंटिलेशन होने के चांसेस जो है यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि पेशेंट का CO2 जो है 50 mm का जिससे ज्यादा हो गया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन पे भी रख सकते हो। मैकेनिकल वेंटिलेशन, लेकिन ऐसा कब करना है, इफ PaCO2 is more than 50 mm of Hg,
अगर PaCO2 का लेवल जो है 50 से ज्यादा हो गया तो उस केस में आप क्या कर सकते हो भाई, पेशेंट को जो है आप मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईटी इंट्यूबेशन। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि सर पोजीशन चेंज करवा दें क्या? बिल्कुल करवा दो। पोजीशन पोजीशन की अगर बात करता हूँ तो जब भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है तो अपन क्या करते हैं, ऑर्थोपेडिक पोजीशन रखते हैं या फिर बात करता हूँ हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। हाई फाउलर पोजीशन जो है अपने को प्रोवाइड करनी है, तो ये रहेगा इसका मैनेजमेंट। साथ ही साथ में अगर देखा जाए कि हाइपरकैलेमिया हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था। हाइपोकैल्सीमिया सॉरी हाइपरकैल्सीमिया हुआ था कि नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था। तो उस चीज के लिए आप क्या कर दो, पेशेंट को एंटी हाइपरकैलेमिक एजेंट एडमिनिस्टर, एंटी हाइपरकैलेमिक एजेंट। और ये क्या होता है भाई, आप डेक्सट्रोज 50% के साथ में मिक्स कर दो क्या रे, रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेशेंट का जो हाइपरकैलेमिया है उसको क्या कर सकते हो, मैनेज जो है आप लोग कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि पेशेंट को जो है H2 इंटेक जो है आप क्या कर दो रहे, बढ़ा दो। H2 इंटेक क्या कर दो, बढ़ा दो। इंक्रीज वाटर इंटेक, वाटर इंटेक को बढ़ा दो ताकि क्या हो जाए, जो आपका कैल्शियम जो बढ़ा हुआ था वो क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए। और साथ ही साथ में पेशेंट को क्या करना है, डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज के लिए बताना है। डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना, पेशेंट को एडवाइस जो है आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारा मैनेजमेंट आपका रहने वाला है किसके बारे में, पेशेंट को अगर क्या हुआ है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है तो प्राइमरी कोज क्या था कि कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर हुई है पेशेंट को, हाइपो वेंटिलेशन अगर हुआ है जिसकी वजह से CO2 रिटेंशन हुई है, तो वहां पे पेशेंट को क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। फिर अपन ने बात करी कि अदर कोजेस के अंदर जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई, पेशेंट को ब्रेन स्टेम का, मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या हो गया, यहाँ पे ट्रोमा अगर हुआ है, पेशेंट अगर किसी भी ओपियोइड की टॉक्सिसिटी पे है, अगर मैं बात करूं पेशेंट को कोई सर्टिफिकेट है, ऐसी कोई भी कंडीशन जो पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन क्रिएट करी है, वो क्या कर सकती है भाई, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आप लोगों को कर सकती है। पीएच क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे पीएच जो है कम देखने को मिलेगी, यानी कि 7.35 से कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ PaCO2 जो लेवल है वो क्या होगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगी, 45 mMHg से ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में HI की कंसंट्रेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी। फिर अपने बताया था कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन बताया मैंने कि सर पीएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जिसके लेवल ऑफ CO2 के। नेक्स्ट अपन ने बात करी कि क्या क्या लैब वैल्यूज के अंदर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो मैंने दोनों चीजें आपको बताई यहाँ पे कि पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा और हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ हाइपरकैलेमिक एजेंट आपको देने पड़ेंगे, एंटी हाइपरकैलेमिक एजेंट जो आप पेशेंट को दे दो, हाई पावर पोजीशन दे दो, H2 का इंटेक बढ़ा दो ताकि पेशेंट का जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। और साथ ही साथ में पेशेंट को एडवाइस कर दो कि पेशेंट क्या करे, डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेस जो है वो परफॉर्म करे, सो दैट जो पेशेंट को CO2 का जो रिटेंशन हुआ है वो क्या हो जाए, यहाँ पे ठीक हो जाए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दूसरी जो कंडीशन है एसिड बेस बैलेंस की, दैट इज रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, एल्केलोसिस का मतलब क्या हो गया कि सर पीएच तो यहाँ पे जो है आपकी क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगी। पीएच तो कितने से ज्यादा, 7.35 से ज्यादा देखने को, सॉरी 7.45 से ज्यादा देखने को मिलेगी। HN की कंसेंट्रेशन कम देखने को मिलेगी। HN की कंसेंट्रेशन क्या देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। PaCO2 की बात करूं तो PaCO2 में क्या देखने को मिलेगा आपको, डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगर एबीजी वैल्यूज के अंदर ऐसा कुछ कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, दैट मींस पेशेंट को क्या हुआ भाई, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस जो है हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोजेस की, तो देखिए उसके जो कोजेस थे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के, उसके जस्ट अपोजिट के कोजेस हो जाएंगे कि ऐसी कोई भी कंडीशन जो क्या कर रहा है भाई, रेस्पिरेटरी रेट एंड डेथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या फिर पेशेंट को हाइपरवेंटिलेशन क्रिएट करवा रहा है, वो सभी कंडीशंस की वजह से आपको क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस जो है देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट डिग्री तो कोज जो है वो क्या है आपका, हाइपर वेंटिलेशन। फर्स्ट डिग्री कोज क्या है इसका, हाइपर वेंटिलेशन, यानी कि ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको हाइपर वेंटिलेशन क्रिएट हो रहा है। अदर कोजेस की अगर बात करता हूँ, फीवर,
अरे फीवर के अंदर क्या होता है सर, बीएमआर जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है, यानी नीड ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और इस ऑक्सीजन की नीड को कंपनसेट करने के लिए आप क्या करते हो, रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ को क्या कर लेते हो, बढ़ा लेते हो। रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ को आप क्या कर लेते हो, यहाँ पे इंक्रीज जो है आप लोग कर लेते हो। अदर कॉजेज के अंदर मैं बात करता हूँ, पेन, पेन हो गया, एंजाइटी होगी, एक तुमने सुना होगा एडीएचडी, ठीक है, एडीएचडी हो गया। इसके अलावा एक पेशेंट, एक कंडीशन साइकेट्री में आती है आपकी, दैट इज, एक पेशेंट होता है जो क्या परफॉर्म करता है, वॉलेंटरीली ऐसा परफॉर्म करता है, हिस्टीरिया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया में क्या होता है कि उसकी जो विलिंगनेस जो है अगर वो फुलफिल नहीं करी, तो उस समय क्या होगा, वो पेशेंट जो है अपने रेस्पिरेटरी रेट एंड डेथ को क्या कर लेगा, बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा, और वो ऐसा शो करेगा कि उसकी तबीयत क्या हो रही है, खराब हो रही है, या फिर उसकी डिमांड पूरी नहीं करने पे वो ऐसा शो करता है। हिस्टीरिया जो मोस्ट कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलता है, आपकी फीमेल्स के अंदर जो है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। अदर कोजेस के अंदर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या करते हैं कि हाइपर वेंटिलेशन, आपने इस पेशेंट को क्या कर दिया, ऑक्सीजन दिया, उसमें आपने क्या कर दिया, पेशेंट को रेट ऑफ ऑक्सीजन की फ्लो रेट जो है उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी कि पेशेंट को आपने क्या कर दिया, हाई फ्लो ऑक्सीजन दे दिया, जबकि उसको जरूरत नहीं थी। हाई फ्लो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बिना किसी जरूरत के ही आपने क्या कर दिया, पेशेंट को वेरी हाई फ्लो पे अपने पेशेंट को रख दिया। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर मैं बात करता हूँ कि टाइडल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, कितना हो जाता है, लगभग 650 ml हो जाता है, कितना हो जाता है, लगभग 650 ml हो जाता है। प्रेगनेंसी इज आल्सो स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो ये सारे के सारे कोजेज आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि लैब वैल्यूज के अंदर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा भाई, लैब वैल्यूज के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए वहां पे मिला था आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की अगर बात करता हूँ कि हाइपर कैलेमिया और हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिल रहा था, यहाँ पे दोनों अपोजिट होंगे क्योंकि कंडीशन ही कैसी है आपकी, अपोजिट है। तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो सबसे पहला कि हाइपो कैलेमिया देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में हाइपो कैल्सीमिया कंडीशन देखने को मिलेगी। अब देखिए हाइपोकैलेमिया से रिलेटेड सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, और हाइपरकैल्सीमिया से, सॉरी, हाइपोकैल्सीमिया से रिलेटेड भी कंडीशंस तो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ये पॉजिटिव चॉस्टिक साइन हो गया, पॉजिटिव ट्रांसियस साइन हो गया, ये दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बहुत ज्यादा अगर हाइपोकैलेमिया हो गया तो पेशेंट को क्या हो सकता है, एरिथमिया जो है यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहली चीज की क्या क्या साइन सिम्टम्स और इसके अलावा देखने को मिलेंगे, तो रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ क्या देखने को मिलेगी, आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। पेशेंट को टैकिपनिया देखने को मिलेगा, टैकिकार्डिया देखने को मिलेगा, लाइट हेडेडनेस देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, लाइट हेडेडनेस देखने को मिलेगी। और क्योंकि पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, असेसरी मसल्स का यूज हो रहा है वहां पे, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल जो मसल्स है उनके अंदर पेन देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल मसल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को पेन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या साइन सिम्टम्स रहने वाले हैं, तो सबसे पहले आपने बोला कि सर पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी, लाइट हेडेडनेस देखने को मिलेगा, लाइट हेडेडनेस देखने को मिलेगा। अरे होता है ना कई बार, आप बहुत सारे गुब्बारे फुला लो, डीप डीप रेस्पिरेशन करके आप एक्सपिरेट करते हो, तो उसके बाद में आपको क्या लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया सर, हल्का हल्का हो गया, ऐसा लगता है ना। या फिर कई बार जैसे आग बुझ जाती है और आग पे आप क्या मारते हो, बार बार से फूंक मारते हो, उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि एकदम से आपको क्या हो गया, लाइट हेडेडनेस हो गया, यानी कि आपको क्या हो गया, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो गया। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो और क्या देखने को मिलता है, टैकीपीनिया टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया एंड टैकीकार्डिया जो है आपको देखने को मिल सकता है। नोजिया वोमिटिंग आपको देखने को मिल सकती है। एक मैंने बताया था एपिगेस्ट्रिक पेन, एपिगेस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा ड्यू टू असेसरी मसल यूज, ड्यू टू असेसरी मसल यूज। तो ये सभी कंडीशन जो आपको देखने को मिलेंगी। मैनेजमेंट क्या करेंगे सर, मैनेजमेंट में सबसे पहले बोलेंगे पेशेंट को भाई आराम से सांस ले, क्या कर पहले तो बात तो आप आराम से सांस लो। तो मैनेजमेंट की अगर बात करता हूं तो एडवाइस एप्रोप्रिएट ब्रीदिंग टेक्निक्स
जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है वो अप्रोप्रिएट करने को अपन क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे। जो वो पेशेंट क्या कर रहा था भाई, एक तरीके से हाइपर वेंटिलेशन कर रहा था, उसको क्या करेंगे कि इतना बाहर मत, इतना जोर जोर से सांस मत ले, आराम आराम से सांस ले, ये चीज अपन क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे। साथ ही साथ में बात करूँ पेशेंट को जो है अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रीब्रीदर मास्क अपन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। पेपर बैग वेंटिलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, यूज ऑफ breathing mask or use of पेपर बैग वेंटिलेशन। पेपर बैग वेंटिलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को यहाँ पे एडवाइस जो है आप लोग कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ में आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है, मॉनिटर फॉर पोटेशियम एंड कैल्शियम लेवल, मॉनिटर फॉर पोटेशियम एंड कैल्शियम लेवल। और अगर उनकी क्या हो रही है, पेशेंट को ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है पोटेशियम एंड कैल्शियम लेवल, तो आप क्या करो, उससे रिलेटेड आप क्या करो, पेशेंट को मैनेजमेंट दो। पोटेशियम आप क्या करोगे, अगर पोटेशियम क्या हो रहा था, यहाँ पे हाइपोकैलेमिया हो रहा था, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड जो है आप दे सकते हो। कभी भी पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड क्या नहीं करना है भाई, एकदम से हम बात करता हूँ कि अनडाइल्यूटेड कभी भी नहीं देना है। हमेशा पोटेशियम क्लोराइड आपको क्या करना है, पेशेंट को डाइल्यूट करके देना है। एनएस के अंदर डाइल्यूट करने के बाद में आपको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। साथ ही साथ में आपको हमेशा चेक कर लेना है कि जो कैनुला है या सेंट्रल लाइन ऑफ पेटेंसी है कि नहीं है, ये चीज आपको चेक कर लेना है। और कभी भी आपको फास्टली जो है पुश नहीं करना है। जब भी आप पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड इन्फ्यूजन दे रहे हो, उस टाइम पे आपको पेशेंट को कार्डियक मॉनिटरिंग पे जरूर रख लेना है, ताकि पोटेशियम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको आप क्या कर सको, अर्ली आइडेंटिफिकेशन आप लोग कर सको। वही अगर बात करता हूँ कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए अपन क्या करते हैं, पेशेंट को यहाँ पे कैल्शियम एडमिनिस्टर करता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट को अपन 10 ml जो सॉल्यूशन होता है, और ओवर 10 मिनट्स जो है, ओवर 10 मिनट्स जो है आपको क्या करना है, पेशेंट को इन्फ्यूज करना है। तो 10 का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी कैल्शियम ग्लूकोनेट की बात आए तो आपको 10 का फॉर्मूला 10% ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml इनटू 10 मिनट्स आपको क्या करना है, पेशेंट को एडमिनिस्टर जो है आपको करना है। साथ ही साथ में आपने देखा कि पेशेंट को क्या हो गया, यहाँ पे हाइपोकैलेमिया हो गया, तो आपको ऐसे डायबिटिक्स दे सकते हो जो क्या करें भाई, पोटेशियम को बचा के रखे। तो ऐसे कौन से हैं आपके, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो है आप यूज कर सकते हो। ये डायरेटिक्स क्या करते हैं, नॉर्मली सोडियम को तो क्या करवाएंगे, बाहर करवा देंगे, सोडियम का तो एक्सक्रीशन करवा देंगे। और क्या करेंगे सर, ये करेंगे पोटेशियम का रिटेंशन, या फिर पोटेशियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो क्या कर देंगे, ये बढ़ा देंगे। जिससे क्या होगा आपका, एक तरीके से कि जो पोटेशियम कम हो रहा था, पोटेशियम का जो लॉस हो रहा था किडनी के थ्रू, वो लॉस होना भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मैनेजमेंट जो है आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कैल्शियम और पोटेशियम हमेशा सेम एक साथ में नहीं देना है, वरना क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन के बारे में, दैट इज योर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट जो एसिड बेस बैलेंस की जो प्रॉब्लम है, दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अरे मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब क्या हो गया कि सर मेटाबॉलिक कंपोनेंट क्या था आपका, HCO3 था। मेटाबॉलिक कंपोनेंट कौन सा था आपका, HCO3। तो HCO3 की बात करेंगे अब, किसकी बात करेंगे, बाइकार्बोनेट आयंस की। बाइकार्बोनेट आयन कैसे है आपके, एक तरीके के एल्केनाइजिंग एजेंट है। कैसे एल्केलाइन एजेंट है। तो अगर बात करता हूँ HCO3 बढ़ेगा तब एसिडोसिस होगा, कि कम होगा तब होगा, तो बिल्कुल सर HCO3 जब कम होगा तब आपको क्या होगा, एसिडोसिस होगा। पीएच का फर्क क्या होगा भाई, यहाँ पे पीएच की जब बात करते हैं तो पीएच क्या देखने को मिलेगा आपको, 7.35 से कम देखने को मिलेगा। और अगर बात करता हूँ एच आयन की कंसेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा रहे, तो एच आयन की कंसेंट्रेशन सर यहाँ पे बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। किसी भी ऐसी इसी आपकी ऐसी एबीसी जिसके अंदर HCO3 कम हो, पीएच कम हो, और एच आयन का क्या हो, बढ़ा हुआ हो, दैट मींस पेशेंट को क्या हो गया भाई, अभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है हो गया है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि सर क्या रिलेशन होता है पीएच और HCO3 के बीच में, तो ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर HCO3 बढ़ेंगे, पीएच बढ़ेगा, मतलब एल्कलोसिस होगा। HCO3 कम होंगे मतलब पीएच कम होगी, मतलब आपको क्या होगा, यहाँ पे एसिडोसिस जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करें कि सर क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस अगर हो गया, कॉजेज डायबिटीज मेलाइटिस जो कि क्या लीड करता है, DKA।
डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो आपको कोज करवाता है। भाई अगर बात करता हूँ अदर कॉजेज के अंदर, अगर पेशेंट को माल न्यूट्रिशन हुआ है, क्या हुआ पेशेंट को माल न्यूट्रिशन हुआ है, या फिर वो कैसा है, स्टारवेटेड है, क्या हुआ है भाई पेशेंट को आपके स्टारवेशन अगर हुआ है, इसी के साथ में अगर बात करता हूँ कि सेल का ब्रेकडाउन हुआ है, तो सेलुलर ब्रेकडाउन, सेल्स क्या हो गई, सेल्स टूट गई और टूट के क्या हो गई भाई, बिखर गई। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ कि अगर पेशेंट को क्या हुआ है, सीवियर डायरिया हुआ है, सीवियर डायरिया हुआ है। देखिए इन सभी कंडीशंस में क्या होता है, देखिए ना एक बार थोड़ी देर के लिए, ये आपकी इसोफेगस है, ये आपका स्टमक, ठीक है, और ये आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, और यहाँ से आपका ये नॉर्मली क्या होता है आपका तरीके का जो है पैटर्न देखने को मिलता है। या फिर ये क्या है आपका जीआई सिस्टम है, ये क्या है आपका जीआई सिस्टम है। अगर इस पे ड्रॉ लाइन खींचूं मैं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि ये तो क्या है अपर जीआई, ये तो क्या है आपका अपर जीआई है, जबकि मैं दूसरे की बात करता हूं दैट इज ये है आपका लोअर जीआई। अपर जीआई यहाँ पे क्या है भाई एचसीएल है, ये यहाँ पे क्या है एचसीएल है, और यहाँ पे क्या है म्यूकस। जब भी HCl का लॉस होगा, यानी कि अपर जीआई के अगर सिक्रेशन लॉस होंगे, मतलब एसिड बाहर जाएगा, मतलब पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। जब भी लोअर जीआई के सिक्रेशन जो है एक्सक्रीट हो जाएंगे बॉडी से, क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, जैसे कि डायरिया, डायरिया के अंदर क्या होगा, म्यूकस का सिक्रेशन होगा, और इसके अंदर क्या होता है आपके बाइकार्बोनेट आयन होता है, क्या होता है बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। बाइकार्बोनेट आयन अगर बॉडी से बाहर चलेंगे तो पीएच भी क्या देखने को मिलेगी, आपको कम देखने को मिलेगी। यानी कि अगर लोअर जीआई के सिक्रेशन लॉस होंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एसिडोसिस, और अपर जीआई के सिक्रेशन अगर लॉस होंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्केलोसिस। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि क्यों ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि और क्या क्या कंडीशन हो सकती है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। अब आपने बोलना होगा कि सर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम मतलब पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, मतलब HCl का लॉस हो रहा है। तो आपने अभी तो बोला कि HCl का लॉस होगा तब तो एल्केलोसिस होगा, और आप तो पढ़ा रहे हो एसिडोसिस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बात करता हूँ कि ऐसी कोई भी कंडीशन, देखिए स्टारवेशन हो गई, हाइपरेमेसिस भी कैसी होगी आपके एक तरीके से स्टारवेशन जैसी कंडीशन होगी कि नहीं होगी, जिसके अंदर आपकी सेलुलर जो एनर्जी है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपका क्या होगा ना, फैट का ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा, फैट ब्रेकडाउन। और फैट के ब्रेकडाउन की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, एसिडोसिस जो है देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि सर फैट के ब्रेकडाउन से क्या मिलती है, कीटोन बॉडीज बनती हैं। क्या बनती है, कीटोन बॉडीज, और कीटोन बॉडीज मोस्टली कैसे होती है आपकी एसिडिक नेचर की होती है। ये चीज समझ में आ गई क्या आपको, अरे ये चीज समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट एक कंडीशन और बताऊं कि एक कंडीशन और है सर, वो है आपकी शिवरिंग इन न्यूबॉर्न बेबी, शिवरिंग इन न्यूबॉर्न बेबी। अरे शिवरिंग की वजह से क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हुआ तो पेशेंट को क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा रे, लैक्टिक एसिड बनेगा। और लैक्टिक एसिड बना तो लैक्टिक क्या है, एक एसिड है, एसिड का मतलब एसिडोसिस हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी कंडीशन, इसी के साथ में और भी बहुत सारी कंडीशन है, जैसे कि आपकी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तो हो रही है, साथ ही साथ में एक कंडीशन और है आपकी, जैसे कि एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, सैलिसिलिक टॉक्सिसिटी क्या करवाती है, ये भी आपको एक तरीके से देखा जाए तो रेस्पिरेटरी सॉरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है क्रिएट करवाती है। लैब वैल्यूज के अंदर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे, लैब वैल्यूज के अंदर तो सारे इफेक्ट सेम ही देखने को मिलेगा, पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होगा और हाइपरकैल्सीमिया होगा। क्या क्या होंगे लैब वैल्यूज के अंदर, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको, लैब वैल्यूज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा सर, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं होगी, फिजियोलॉजी मैंने आपको बता दी कि क्यों ऐसा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ये दोनों कंडीशन जो है आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए बात करते हैं किसके बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो साइन सिम्टम्स की जब भी बात होगी तो साइन सिम्टम्स का मतलब है कि भाई अब रेस्पिरेटरी जब भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कंपनसेट करने कौन जाता है, मेटाबॉलिक
कंपोनेंट जाते हैं। और मेटाबॉलिकली अगर कोई इश्यू होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए कौन जाएगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बना है कि भाई तेरे अंदर कोई प्रॉब्लम तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो तू इसको ठीक करने की कोशिश करना। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे अपोजिट चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर हो गया तो इस केस के अंदर कौन ठीक करने जाएगा, उसको ठीक करने जाएगा भाई साहब आपका रेस्पिरेटरी। और क्या करेगा, एसिडोसिस को ठीक करवाने के लिए कोशिश करेगा। अब एसिडोसिस को ठीक करवाने के लिए क्या करेगा, जो CO2 है उसको तो बाहर निकालने की कोशिश करेगा और ऑक्सीजन को क्या करने की कोशिश करेगा, रिटेंशन करने की कोशिश करेगा। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, आपको यहाँ पे पेशेंट को कंपनसेटरी हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। कंपनसेटरी हाइपर वेंटिलेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा भाई, रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ जो है बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। जब भी आपको डीके होगा तो आपको देखने को मिलेगी फ्रूटी स्मेल ब्रीथ। क्या देखने को मिलेगी, फ्रूटी स्मेल ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। ब्रीथ ऑर्डर्स कैसे देखने को मिलेंगे आपको, फ्रूटी स्मेल की देखने को मिलेंगी। और समटाइम्स इट में कोज कोमा, और पेशेंट को क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे कोमा भी हो सकता है। क्लियर हो गया, यहाँ पे इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इसको साइन सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या रहेगा सर। यहाँ पे मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है पोटेशियम के लेवल को। मैनेजमेंट, क्योंकि पेशेंट को क्या हुआ है, हाइपरकैलेमिया हुआ है। हाइपरकैलेमिया की वजह से हो सकता है कि पेशेंट को क्या हो जाए रहे, यहाँ पे पेशेंट को जो है कार्डियक डिसरिथमियाज होना स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहला तो है मॉनिटर पोटेशियम लेवल। मॉनिटर पोटेशियम लेवल, साथ ही साथ में आपको क्या करना है, जो भी अंडरलाइन कोज है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है उसको क्या करना है, ठीक करना है। तो ट्रीट अंडरलाइन कोज, जो भी ये कंडीशन क्रिएट कर रहा है उस चीज को आपको क्या करना है, ठीक करना है। इसी के साथ साथ में आपने बोला कि सर HCO3 यहाँ पे क्या हो गया था, कम हो गया था, तो आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हो HCO3। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को सोडा बाइकार्ब जो है एडमिनिस्टर कर सकते हो, एडमिनिस्टर सोडा बाइकार्ब। सोडा बाइकार्ब जो है आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक। कभी भी एक चीज ध्यान में रखना, हमेशा नेवर गिव, नोट डाल लेना, नेवर गिव सोडियम बाइकार्बोनेट विद कैल्शियम, वरना ये क्या कर लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। क्या बना लेगा रे, ये भी प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो कभी भी आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कैल्शियम को मिक्स करके जो है एडमिनिस्टर पेशेंट को नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका मैनेजमेंट किसका है, सॉरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के बारे में। नेक्स्ट जो आपकी एसिड बेस इंबैलेंस जो है वो है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की अगर बात करता हूँ कि सर क्या होता है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, तो देखिए प्यारे बच्चों कि सबसे पहले तो एल्केलोसिस की जब भी बात हो रही है तो पीएच जो है वो तो ज्यादा देखने को मिलेगी 7.45 से। पीएच जो है वो क्या देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे, बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं एच आयन की कंसेंट्रेशन, तो एच आयन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं CO3 की या HCO3 के आयंस की, तो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि पीएच कम तो HCO3 कम, पीएच ज्यादा तो HCO3 भी ज्यादा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पीएच ज्यादा होगी तो मतलब HCO3 भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। कितने से ज्यादा देखने को मिलेगा, 27 मिलीकुलेट पर लीटर से ज्यादा जो है आपको HCO3 का यहाँ पे लेवल जो है देखने को मिलेगा। ऐसा अगर आपको एपीजी वैल्यूज के अंदर देखने को मिल रहा है दैट मींस पेशेंट को क्या हुआ भाई, अल्टीमेटली मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हुआ है। कोजेस की बात कर लेते हैं। कोजेस क्या क्या होंगे भाई, अगर रेस्पिरेटरी अपर जीआई का फ्लूइड का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जैसे कि आपने सक्सनिंग कर दी, कौन सी है जीआई की सक्सनिंग कर दी, या पेशेंट को क्या हो गया, वोमिटिंग हो गया, या फिर अर्ली हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम हो गया, या फिर पेशेंट को क्या है पाइलोरिक स्टेनोसिस है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है, पेशेंट को रिकरेंट वोमिटिंग्स होती है, या फिर आपने पेशेंट को क्या कर दिया था, डाययूरेटिक्स दे दी है। ऐसे केसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस जो आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या कॉजेस बताए, लॉस ऑफ अपर जीआई सिक्रीशंस,
चाहे वो किसी भी वजह से हो भाई, ठीक है। अपर जीआई सीक्रेशन अगर लॉस हो रहे हैं, जैसे कि वोमिटिंग, ब्रैकेट में लिख देता हूँ वोमिटिंग, जीआई सक्शनिंग, जीआई सक्शनिंग, इन सभी केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा रे, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया आपका। इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, अल्टीमेटली पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ में बात करता हूँ, अगर पेशेंट को क्या हुआ है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हुआ है, पेशेंट की जो एल्डोस्टेरोन के लेवल्स है वो अगर बढ़ गए, इसको अपन क्या बोलते हैं, कांस डिजीज। कांस डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो सोडियम होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, एच यानी कि आपके एच आयंस जो है क्या हम देख क्या हो जाते हैं, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं नेक्स्ट बात करूँ, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कांस डिजीज। इसके अंदर क्या होता है कि सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज हो जाता है। और आप सभी पढ़ते हैं कि सोडियम किससे प्यार करता है, सोडियम सर प्यार करता है पानी के साथ। और पानी में क्या है आपका एच मॉलिक्यूल, यानी कि आपका क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, किसके अंदर है, पानी के अंदर। तो अगर एच आयन का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, मतलब एच आयन का क्या हो गया, लॉस ज्यादा हो गया, एच आयन सॉरी सोडियम आयन का क्या हो गया, लॉस ज्यादा हो गया। तो सोडियम आयन का अगर लॉस होगा तो साथ में क्या निकलेगा आपका, एच आयन भी, यानी कि H2O का भी लॉस होगा। तो डिक्रीज H2O रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये तो दोनों भाई बंधु हैं। और अगर ऐसा होता है तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आएगा, डिक्रीज एच आयन कंसेंट्रेशन। जो एच आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो भी आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे डिक्रीज जो है देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अदर कोजेस की अगर बात करता हूं तो और क्या क्या कोजेस होंगे सर, और कोजेस होंगे आपका, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर पेशेंट को क्या हुआ है, डायूरेटिक्स दे दिए हैं, क्या दे दिया आपने, डायूरेटिक, जैसे कि लूप डायूरेटिक। तो लूप डायरेटिक्स में भी क्या होगा, आपका सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सोडियम का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बदले में कौन निकलेगा बाहर, पोटेशियम। ठीक है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन जो है बढ़ जाता है। अब पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो गया भाई, एक सेल थी जिसके अंदर पोटेशियम था, ये तो क्या हो गया, कम हो गया, और बाहर एच आयन इसकी कंसेंट्रेशन में क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब क्या होगा, एच आयन तो सॉरी सोडियम का एक्सक्रीशन जो है बढ़ गया, तो इसके बदले में क्या होगा, एच आयन जो है आपका अंदर चला जाएगा। एच आयन अंदर चला गया मतलब फ्री एच आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। फ्री एच आयन की कंसेंट्रेशन जब कम हो गई, दैट मींस आपको क्या हो गया भाई, एच आयन की कंसेंट्रेशन कम हो गई, मतलब एल्केलोसिस हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसा भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ और क्या क्या हो सकता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर पेशेंट को हुआ है तो उस केस के अंदर क्या होता है, एक आपने सुना होगा सिट्रेट। ये क्या होता है सर, सिट्रेट जो है एक प्रिजर्वेटिव होता है जो ब्लड को स्टोर करने के लिए अपन यूज करते हैं। अगर ब्लड को सिट्रेट, यहाँ पे अगर बात करें कि सिट्रेट का क्या होगा भाई, सिट्रेट का कुछ नहीं होगा सर। सिट्रेट जो है ये कैल्शियम को बाइंड कर लेगा, क्या कर लेगा, कैल्शियम को बाइंड कर लेगा, जिसकी वजह से अब फ्री कैल्शियम जो है वो कम हो जाएंगे। फ्री कैल्शियम जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और कैल्शियम आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम क्या है कि आपका क्लोटिंग फैक्टर भी है, और इससे फ्री कैल्शियम अगर कम हो गए तो ब्लड के क्या हो जाएंगे, क्लोट नहीं बनेंगे। और ब्लड के अगर क्लोट नहीं बनेंगे, दैट मींस अल्टीमेटली आपको क्या होगा यहाँ पे, एंटी क्लोटिंग जो फैक्टर, एंटी कोगुलेशन जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या होता है, ये जो सिट्रेट है, ये जो सिट्रेट है ये कहाँ पहुंचता है भाई, लीवर के अंदर पहुंचता है, और लीवर में जाके ये HCO3 के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पे, लीवर के अंदर, लीवर के अंदर जाके, और इसका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के इफेक्ट के थ्रू इसका क्या बनता है, HCO3। अल्टीमेटली आपने क्या कर दिया, HCO3 को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। HCO3 के आयंस अगर बढ़ गए बॉडी के अंदर तो क्या देखने को मिलेगा आपको, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है देखने को मिलेगा। एक कंडीशन और देखिए, यहाँ पे फ्री कैल्शियम भी क्या हो गए, कम हो गए। हाइपोकैल्सियमिया किसके अंदर देखने को मिलता था आपको, एल्कलोसिस में देखने को मिलता था कि नहीं मिलता था। तो दोनों इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे कोजेज हैं जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है भाई, पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे
क्या क्या साइन सिम्टम्स रहेंगे, साइन एंड सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स की अगर बात करता हूं तो वही चीज कि सबसे पहले कि सर मेटाबॉलिक इश्यू है तो इसको ठीक करने के लिए कौन जाएगा, इसका भाई रेस्पिरेशन जाएगा, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जाएगा, और ये क्या करेगा, डिक्रीज करवा देगा रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ को। क्या करवा देगा भाई, सबसे पहला काम इसने करवाया कि सर डिक्रीज करवा दिया, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ। इससे क्या होगा सर, इससे होगा CO2 का रिटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 रिटेंशन। और CO2 रिटेंशन होगा मतलब एसिडिक जो चीजें हैं बॉडी के अंदर क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, यानी कि अब आपको यही तो करवाना था, एल्कलोसिस हो गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करवा दो, यहाँ पे एसिडिक चीजों को क्या करवा दो, एक्यूमुलेट करवा दो, जिससे कि वो क्या हो जाए, दोनों के दोनों आपके ठीक हो जाए। इसी के साथ साथ में और क्या देखने को मिलेगा सर, इसके साथ में देखने को मिलेगा आपको हाइपोकैलेमिया। और हाइपोकैलेमिया अगर देखने को मिल रहा है तो साथ ही साथ में एक चीज और बताई थी क्या, हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा कि नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा सर, हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा। हाइपोकैल्सीमिया विल लीड टू टिटेनी, मसल्स का एबनॉर्मल स्पाज्म करवाएगा, जैसे कि आपका चोस्टिक साइन एंड आपका ट्राउसियस साइन। साथ ही साथ में सीजर करवा देगा, क्या करवा देगा, आपका सीजर एक्टिविटीज भी यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट ये चीज समझ में आ गई। बात करते हैं मैनेजमेंट की, सर क्या मैनेजमेंट रखेंगे यहाँ पे, मैनेजमेंट। पहले बच्चों अगर मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो पहले आपको क्या हुआ है, हाइपोकैलेमिया हुआ है, तो आप क्या करो भाई, पेशेंट को पोटेशियम और जो कैल्शियम लेवल बिगड़े हैं उसको कर दो ठीक, यानी कि मेंटेन पोटेशियम एंड कैल्शियम लेवल्स। जो पोटेशियम एंड कैल्शियम लेवल है उनको आप क्या कर दो, ठीक कर दो, और साथ ही साथ में जिसकी वजह से आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है उसको आप क्या करो भाई, पहले ठीक करो, ट्रीट अंडरलाइन कोज। कब तक बेचारा रेस्पिरेटरी सबकी सजा भुगतता रहेगा, हाँ, कर्म कोई करे और उसके जो फल है वो किसी और को भुगतने पाए, ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो ये सब चीजें थी, ये चारों के चारों आपको क्लियर हो गए यहाँ पे कि आपके रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है यहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सर इतना सारा रायता आपने क्यों फैलाया है, तो इस रायते को समेटने के लिए नेक्स्ट जो आपका इसी के अंदर एक छोटा टॉपिक है, सब टॉपिक दैट इज ABG, arterial blood गैस लेवल्स, एबीजी लेवल्स जो है आपको यहाँ पे, या फिर एनालिसिस, एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस के अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि सर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन सा एसिड बेस रहेगा, एक टेबल अपन यहाँ पे फॉर्मुलेट करेंगे। सबसे पहला है एसिड बेस। एसिड बेस के बाद में अगर बात करता हूँ कि पीएच कैसा देखने को मिलेगा, पीएच के बाद में अपन बात करेंगे कि पीएच CO2 पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में अपन बात करेंगे कि HCO3 पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहली कंडीशन जो अपन ने बात करी थी दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब देखिए एसिडोसिस अगर हुआ है तो पीएच कितने देखने को मिलेगी, लेस देन 7.35 जो है आपको पीएच देखने को मिलेगी, यानी कि पीएच क्या देखने को मिलेगी, आपको कम देखने को मिलेगी। और रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है तो PaCO2 क्या होगा, आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा, इंक्रीज। कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो ये आपको देखने को मिलेगा मोर देन 45 mm ऑफ Hg। HCO3 आयन का इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं रहेगा। दूसरा देखिए, दूसरा आपका रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हुआ है तो पीएच क्या देखने को मिलेगी, अब आपको ज्यादा देखने को मिलेगी 7.35 से सर 7.45 से, सॉरी 7.45 से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी पीएच। साथ ही साथ में CO2 का लेवल, सर CO2 का लेवल जो है डिक्रीज देखने को मिलेगा, लेस देन 35 mm ऑफ Hg जो है आपको देखने को मिलेगा, और इसके अंदर HCO3 का कोई भी रोल एज सच नहीं होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया क्या। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका एसिड बेस बैलेंस है दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर पीएच क्या देखने को मिलेगा सर, पीएच जो है लेस देन देखने को मिलेगा आपको 7.35 से कम देखने को मिलेगा सर पीएच। अरे CO2 का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं सर, रेस्पिरेटरी सॉरी मेटाबॉलिक है तो आपका CO2 का कोई भी रोल नहीं है। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ कि सर एसिडोसिस हुआ है, CO3 की बात करते हैं तो ये क्या होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि पीएच कम तो बेचारा HCO3 भी क्या हो जाएगा रे, कम हो जाएगा, यानी कि कितने से कम हो जाएगा, लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम देखने को मिलेगा आपको HCO3 का लेवल। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं सर दूसरा आपका मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में क्या देखने को मिलेगा, तो पीएच जो है मोर देन 7.45 देखने को मिलेगी, CO2 का रोल इसके अंदर नहीं रहेगा। जब मैं बात करता हूँ HCO3 लेवल तो ये क्या देखने को मिलेगा आपको, मोर देन 27 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलेगा। ऐसा अगर कुछ देखने को मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एबीसी को इंटरप्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन ये देखिए पूरी की पूरी टेबल आपको समझाने के लिए बना दी है, जिसके अंदर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस जो है किस एसिड बेस बैलेंस के अंदर क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक या फिर क्या क्या मेटाबॉलिक कंपोनेंट जो है यहाँ पे डिस्टर्ब आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एबीजी होती क्या है। एबीजी के अंदर अपन क्या करते हैं भाई, ये कोई एक प्यारी सी तुम्हारी सुंदर सी आर्टरी है, ठीक है, ये कोई एक प्यारी सी सुंदर सी आर्टरी है, इससे अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक निडल लगाई और निडल लेके और आपने क्या कर लिया, ब्लड को जो है आपने खींच लिया भाई, क्या कर लिया, ब्लड को आप लोगों ने ब्लड को खींच लिया। ठीक है, ब्लड आपने क्या कर लिया, यहाँ से ब्लड की सैंपलिंग ले ली, सैंपलिंग लेके और इसकी जो ब्लड गैस जो लेवल था, इस ब्लड को आपने क्या कर दिया, एबीजी मशीन में लगाया और एबीजी मशीन में लगा के और उसके जो गैसेस लेवल्स जो थे वो आपने क्या कर लिए, चेक कर लिए, क्या कर लिया, चेक कर लिया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग एबीजी सैंपलिंग। ड्यूरिंग एबीजी सैंपलिंग आपको क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले आपका कि क्या कौन सी सिरिंज अपन यहाँ यूज करेंगे, कौन सी सिरिंज जो है आप यूज करेंगे किसके लिए, एबीजी एनालिसिस के लिए। तो 2 ml की हिपेरेनाइज सिरिंज यूज करेंगे जिसकी नीडल की जो गोज होगी वो कितनी होगी रे, 23 गोज नीडल होगी, कितनी होगी 23। तो 23 गोज की जो नीडल है वो कितनी होगी, 2 ml होगी और साथ ही साथ में क्या होगी, हिपेरेनाइज। हिपेरेनाइज क्यों होगी, ताकि उसके अंदर क्लोट ना बने, क्या ना बने, उसके अंदर क्लोट ना बने। सैंपल की साइट कौन सी होगी, तो साइट होगी आपकी मोस्ट कॉमन साइट होती है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी और एंगल जो है वो क्या रहेगा इसका, 45 डिग्री के एंगल पे आप क्या करोगे, नीडल को इंसर्ट करोगे, कितने डिग्री पे, 45 पे। जब भी आप सैंपलिंग करने जाओगे एबीजी एनालिसिस के लिए, उससे पहले आपको एक टेस्ट परफॉर्म करना है और टेस्ट का नाम है एलेंस टेस्ट। क्या नाम है उसका, एलेंस टेस्ट, बहुत ही स्पेसिफिक है एलेंस टेस्ट। एलेंस टेस्ट की अगर बात करता हूं तो क्यों परफॉर्म करते हैं, तो एलेंस टेस्ट की सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे सर होता क्या है। तो जब भी आप पेशेंट का एबीजी एनालिसिस करने जाएंगे उससे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट पे एलेन टेस्ट जो है आपको परफॉर्म करना है। एलेन टेस्ट जो है अपन क्यों परफॉर्म करते हैं, पर्पस क्या है, टू चेक द पेटेंसी ऑफ, टू चेक द पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी। सर ऐसा क्यों, आपने बोला कि सर सैंपल तो अपन लेंगे कहां से, रेडियल आर्टरी से, तो फिर इसकी पेटेंसी चेक करने के पीछे क्या जरूरत होगी। देखिए सबसे पहले अगर बात करता हूँ, आपकी जो पाम होता है इसको कितनी आर्टरीज, टोटल 2 आर्टरीज जो है सप्लाई करती है, एक अल्नर आर्टरी एक रेडियल आर्टरी। जो आपकी थंब की साइड होती है दैट इज रेडियल आर्टरी, जो आपकी स्मॉल फिंगर की तरफ होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्नर आर्टरी। अब देखिए आप क्या करने जा रहे हो, एक तरीके से रेडियल आर्टरी को पंक्चर करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, रेडियल आर्टरी को पंक्चर करने जा रहे हो, क्योंकि आपको सैंपल लेने के लिए उसको पंक्चर करना पड़ेगा। जब आप पंक्चर करने जा रहे हो तो आपको ये एंश्योर कर लेना है कि बेचारा जो आगे का हाथ है, जो आगे की हथेली पाम है, इसकी ब्लड सप्लाई तो कहीं आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर दे रहे हो। ठीक है, इससे प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हो कि भाई इसको तो मैं पंक्चर कर रहा हूँ, रेडियल को तो मैं क्या कर रहा हूँ, पंक्चर कर रहा हूँ, ये जो अल्नर है ये इसको सप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है इस पार्ट को अच्छे से। अगर ये अच्छे से इस पार्ट को सप्लाई कर रही है तो मैं इसको पंक्चर करने में मेरे को कोई रिस्क नहीं है, पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो यहाँ पे राइज नहीं होगा। जबकि अगर इसकी पेटेंसी ही ठीक नहीं है तो उस केस के अंदर मैं इसको पंक्चर नहीं करूंगा, जिससे कि आपका जो हैंड की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या ना हो, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस चीज को एंश्योर करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एलएस टेस्ट जो है परफॉर्म करेंगे। तो कंफर्म हो गया कि क्यों अपन अल्नर जो आर्टरी है इसकी पेटेंसी को चेक कर रहे हैं।
किस तरीके से करते हैं सर? देखिए करने के पीछे बहुत ही सिंपल से लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, पेशेंट की जो हैंड है उसको इस तरीके से रखना है और इस तरीके से रख के एक फिंगर आप रखेंगे रेडियल आर्टरी पे, एक फिंगर रखेंगे आप किस पे, अल्नर आर्टरी पे। दोनों पे आप तब तक रखेंगे जब तक कि आपको फिंगर्स के अंदर क्या नहीं दिख जाए, साइनोसिस ना दिखना स्टार्ट हो जाए। क्या नहीं दिखना जाए, साइनोसिस जो है दिखना स्टार्ट ना हो जाए। दोनों फिंगर्स से आपने क्या कर लिया, दोनों आर्टरीज को क्या कर लिया, प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको ब्लूइशनेस दिख जाए उसके बाद में आप क्या करेंगे कि अल्नर वाली जो आर्टरी पे जो आपने फिंगर रखी थी उसको आप हटाइए। अल्नर आर्टरी पे जो फिंगर रखी थी वो आपको क्या करना है, हटाना है। हटाने के कुछ एक सेकंड्स के बाद में, कुछ एक ड्यूरेशन के बाद में अगर आपको जो अपने फिंगर्स के अंदर ब्लूइशनेस आई थी वो वापस से नॉर्मल कलर के अंदर चेंज हो जाए, अगर उसके अंदर पिंकिशनेस आ जाए, दैट मीन्स आपकी अल्नर आर्टरी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल सही है, वो आपकी हैंड को जो है सप्लाई कर रही है। अब आप इस केस के अंदर क्या कर सकते हो, रेडियल को पंक्चर कर सकते हो। अगर ऐसा है कि कुछ एक सेकंड्स के बाद में, लगभग 4 से 5 सेकंड के बाद में भी आपके हैंड के अंदर क्या नहीं आई, पिंकिशनेस नहीं आई या रिटर्न ऑफ नॉर्मल कलर अगर नहीं है, दैट मीन्स आपकी जो अल्नर आर्टरी की जो सर्कुलेशन है वो क्या है, कॉम्प्रोमाइज है। तो आपको क्या नहीं करना भाई, इस वाली रेडियल आर्टरी से क्या नहीं करना है, सैंपलिंग जो है परफॉर्म नहीं करना है। फिर आप क्या आएंगे, अनदर हैंड पे आएंगे। अनदर हैंड पे आपको क्या करना है, एलएस टेस्ट परफॉर्म करना है। और वो एलएस टेस्ट पे अगर ठीक से निकलता है तो यानी कि वहां पे आपको कंफर्म कर पाते हो कि अल्नर आर्टरी जो है वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई कर रही है, तो आपको क्या करना है, पेशेंट की रेडियल आर्टरी से सब जो है आपको सैंपलिंग जो है ले लेनी है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, फीमोरल आर्टरी की तरफ जाएंगे, फीमोरल जो है सैंपल आप ऑब्टेन करने की कोशिश जो है यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो पर्पस क्या है एलएस टेस्ट को परफॉर्म करने का, कि पेटेंसी को चेक करना है, कौन सी वाली आपकी अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक करना। किस तरीके से करेंगे सर, पुट करेंगे प्रेशर ऑन रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेशर ऑन या कंप्रेस द बोथ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। रेडियल एंड अल्नर आर्टरी दोनों को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्रेस करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि थोड़ी देर फिंगर्स का क्या करेंगे, मूवमेंट करवाए। फिंगर्स को मूवमेंट करवाने के बाद में आपको क्या करना है, वेट टिल साइनोसिस occurs in fingers। फिंगर्स के अंदर साइनोसिस आने तक आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, रिमूव फिंगर या कंप्रेशन ऑन अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी पे जो तुमने प्रेशर लगाया था उसको आपको क्या करना है, फ्री करना है, उसको अनकंप्रेस जो है आप लोगों को करना है। उसके बाद में आपके पास में दो फाइंडिंग्स आएंगी। कितनी फाइंडिंग्स आएंगी भाई, यहाँ से आपके पास में दो फाइंडिंग्स आएंगी सर। एक फाइंडिंग तो क्या होगा, रिटर्न ऑफ नॉर्मल कलर इन फिंगर्स विद इन 5 to 7 seconds। विद इन 5 to 7 seconds अब आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो सैंपल कहां से, रेडियल आर्टरी से। कलेक्ट द सैंपल। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, रिटर्न ऑफ नॉर्मल कलर अगर नहीं होता आफ्टर 5 to 7 सेकेंड, आफ्टर 5 to 7 सेकेंड नो रिटर्न ऑफ नॉर्मल कलर, देन आपको क्या करना है, डू नॉट विथड्रॉ द सैंपल। डोंट विथड्रॉ द सैंपल। अब आपको क्या करना है, अनदर हैंड को आपको क्या करना है, प्रेफर करना है। तो यहां तक समझ में आ गया कि क्या एलन टेस्ट होता है, किस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं और क्यों चेक करते हैं। तो ये बात हो गई सैंपलिंग की। सैंपलिंग में कौन सी नीडल अपन यूज करें, 23 गोज की नीडल यूज करेंगे, 2 ml सिरिंज यूज करेंगे। प्री यूपेराइज उसको जरूर कर लेना सो दैट उसके अंदर क्लोट ना बने। ठीक है, साथ ही साथ में एंगल की बात कर ली कि सर एंगल कितना रखेंगे, तो एंगल रखेंगे 45 डिग्री का। कितना रखेंगे, 45 डिग्री का अपन यहाँ पे एंगल जो है रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ एबीजी एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन ऑफ एबीजी एनालिसिस।
एबीजे एनालिसिस के इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लुक फॉर पीएच। फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप 1 इज लुक फॉर पीएच। पीएच कितनी होती है सर? नॉर्मली होती है 7.35 से और 7.45। अगर 7.45 से ज्यादा है दैट मीन्स ये तो किसको इंडिकेट करेगा? एल्किलोसिस को। और इससे कम है ये किसको करेगा भाई? एसिडोसिस। ये किसको इंडिकेट करेगा? एसिडोसिस को। तो ये तो हो गया कि पीएच आपने देखी, इससे आपको पता चल जाएगा कि वेदर कंडीशन इज एसिडोटिक और वेदर कंडीशन इज एल्केलाइन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे दूसरा स्टेप जो है, स्टेप 2, लुक फॉर CO2 लेवल्स। लुक फॉर CO2 लेवल्स। नॉर्मल CO2 लेवल कितना होता है सर? नॉर्मल लेवल जो होता है आपका वो होता है 35 से 45 mm ऑफ Hg। ठीक है, अगर इससे कम है, अगर इससे कम है मतलब पेशेंट को क्या होगा? एल्किलोसिस होगा। और CO2 लेवल अगर इससे ज्यादा है मतलब क्या होगा? आपको एसिडोसिस होगा। उल्टा चलता है ना, यहाँ पे तो क्या चल रहा था? यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको दूसरी बात पे देखने को मिल जाएगी। तीसरा स्टेप है, अगर ये अनचेंज्ड है, ये दोनों के दोनों क्या है? अनचेंज्ड है, या फिर ये रिलेट नहीं कर रही है किसके साथ में? आपके प्रीवियस कंडीशन के साथ में, तो आपको जाना है लुक एट मी, लुक फॉर HCO3 आयंस। HCO3 आयंस क्या है सर? ये बेसिक नेचर के होते हैं। नॉर्मल लेवल क्या होता है? 22 से 27 होता है। 22 से 27 मिलीमोल पर लीटर होता है, या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर इससे कम हुआ तो ये क्या होता है? इक्वल होता है सर। ये तो क्या होता है? ये तो इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ये तो किसको इंडिकेट करेगा? एसिडोसिस को इंडिकेट करेगा। और अगर इससे ज्यादा लेवल हो गए, 27 से ज्यादा हो गए, तो अपने को क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे एल्किलोसिस। क्या देखने को मिलेगा इस केस के अंदर? आपको एल्किलोसिस जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। यहां तक समझ में आ गया क्या? इस तरीके से आपको क्या करना है भाई? एबीसी का इंटरप्रिटेशन आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनली अपन बात करेंगे कि सर एक कंपनसेटरी बिना कंपनसेटरी पे और बात आती है कि क्या कंपनसेशन है और क्या अनकंपनसेशन है। तो एक टेबल अपन यहाँ पे बनाएंगे कि सर किस तरीके से अपन इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पीएच। सबसे पहले अपन किस पे बात करेंगे? पीएच पे बात करेंगे। दूसरा पर बात करेंगे HCO3 पे। किस पे बात करेंगे? HCO3 पे बात करेंगे। तीसरा पर बात करेंगे PaCO2 के लेवल पे, PaCO2 के लेवल पे। और चौथी जो कंडीशन है वो है कि क्या कंडीशन यहाँ पे कंपनसेटेड है कि अनकंपनसेटेड है। तो ये है आपकी कंडीशन। क्या कंडीशन है वहां पे? तो मान लीजिए कि पीएच सबसे पहले क्या है? आपकी नॉर्मल है। पीएच इज नॉर्मल, पीएच इज नॉर्मल। नॉर्मल पीएच का मतलब पीएच जो है 7.35 से और 7.45 के बीच में कहीं ना कहीं है ना? पीएच क्या है? नॉर्मल कंडीशन है, मतलब पीएच जो है बिल्कुल देखा जाए तो 7.35 से 7.45 है। या तो ये क्या होगी? एबनॉर्मल होगी, या तो क्या होगी? आपकी नॉर्मल होगी। यानी कि ये कैसा आपका एबनॉर्मल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? कंपनसेशन चल रहा है। ठीक है, ये वाला भी क्या देखने को मिल रहा है? आपको एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। यानी कि ये भी क्या बिगड़ी हुई इसकी कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे अगर पीएच क्या है? आपकी नॉर्मल है, दैट मीन्स ये कैसी है? कंपनसेटेड है। ये जो पीएच है ये कैसी है? आपकी कंपनसेटेड है। अगर पीएच नॉर्मल रेंज में है और CO3 का लेवल और PaCO2 का लेवल जो है वो दोनों के दोनों क्या है? एबनॉर्मल है, दैट मींस ये कंडीशन कैसी है? आपकी कंपनसेटेड कंडीशन है। कैसी है भाई? कंपनसेटेड कंडीशन है। दूसरा पर बात करेंगे सर पीएच एबनॉर्मल है। पीएच क्या है प्यारे बच्चों? एबनॉर्मल। पीएच जो है एबनॉर्मल है, लेकिन HCO3 भी क्या है? एबनॉर्मल है। HCO3 भी क्या है? एबनॉर्मल है। और PaCO2 भी एबनॉर्मल है। ठीक है, PaCO2 भी क्या है? एबनॉर्मल है। दैट मींस ये कैसी है? आपकी पार्शियल कंपनसेशन। कैसा है ये? पार्शियल कंपनसेशन। ये कैसा आपका? पार्शियल कंपनसेशन है। तीनों के तीनों अगर बिगड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि भाई इसको कंपनसेट करने के लिए, जो पीएच बिगड़ी थी इसको कंपनसेट करने के लिए HCO3 या PaCO2 लेवल जो है ऊपर नीचे हो गए। दोनों के दोनों आपको एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। दैट मींस यहाँ पे क्या है? आपको जो है कंडीशन कौन सी है? पार्शियल कंपनसेशन की कंडीशन है। लास्ट वन इज कि पीएच इज एबनॉर्मल। स्टिल पीएच इज एबनॉर्मल, लेकिन
लेकिन HCO3 और PaCO2 दोनों के अंदर कोई ना कोई एक कंडीशन ही एबनॉर्मल है, एक क्या है, नॉर्मल है। एनीवन इज एबनॉर्मल, मतलब एक ही क्या रहेगी यहाँ पे एबनॉर्मल रहेगी, एक कैसी रहेगी आपकी नॉर्मल रेंज के अंदर रहेगी। दैट मींस ये कैसी है भाई, अनकंपनसेटेड है। कैसा है ये, अनकंपनसेटेड। तो आप पीएच को देख के आप बता सकते हो, है कोई भी एबीजी के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पेशेंट को बता सकते हो कि वेदर इट इज कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड। एक एमसीक्यू से देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है एमसीक्यू। मान लीजिए कि आपको पीएच जो है वो पीएच मिली आपको कि सर 7.24, पीएच कैसी है आपकी 7.24 है। पीएससीओ2 जो है वो 60 है भाई, पीएससीओ2 जो है वो कितना है 60 mm ऑफ Hg है। एंड HCO3 जो लेवल है यानी कि बाइकार्बोनेट जो लेवल है वो है आपकी 24, वो कैसे आपके 24। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन है। तो सबसे पहले आपको पीएच देखनी है, सबसे पहले आपको क्या देखनी है, पीएच। पीएच किसको इंडिकेट कर रही है, 7.35 से कम है, कम है मतलब एसिडोसिस है। तो सबसे पहले लिख लो एसिडोसिस, कैसा है, एसिडोसिस। अब देखिए दूसरा स्टेप किस पे आया था, पीएससीओ2 पे। पीएससीओ2 बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है मतलब उल्टा है, उल्टा है मतलब जब ये बढ़ता है तो पीएच क्या होती है, कम होती है। जब ये CO2 बढ़ता है तो पीएच क्या होती है, कम होती है, क्योंकि CO2 कैसे नेचर की गैस है आपकी, एसिडिक नेचर की गैस है, यानी कि ये किसका है, रेस्पिरेटरी का। दूसरे चीज पे आ जाते हैं कि सर ये तो नॉर्मल रेंज में, यानी कि इसकी वजह से तो बेचारे की वजह से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो कि क्या हो गया पेशेंट को, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है वो हो गया। अब बात आती है कंपनसेटेड की, क्या पीएच नॉर्मल है, क्या पीएच सर एबनॉर्मल है, पीएच कैसा है, एबनॉर्मल है। पीएससीओ2 सर ये भी एबनॉर्मल है, ये भी कैसा है आपका, एबनॉर्मल है। लेकिन HCO3 ये कैसा है आपका, सर ये तो नॉर्मल रेंज में है। मैंने क्या बताया था कि अगर पीएच एबनॉर्मल है और दोनों में से PaCO2 और HCO3 में से कोई भी एक कंडीशन अगर एबनॉर्मल है, दैट मींस वहां पे क्या होगा आपका, एक तरीके से क्या देखने को मिलेगा आपको, अनकंपनसेटेड। अनकंपनसेटेड कंडीशन जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक। एबनॉर्मल क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, अनकंपनसेटेड जो है कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सर पीएच भी एबनॉर्मल है और CO2 लेवल भी एबनॉर्मल है, लेकिन HCO3 भाई साहब अपनी नॉर्मल कंडीशन में है। और ऐसी कंडीशन अपने को कहाँ देखने को मिल रही थी, जब अनकंपनसेशन की बात अपन कर रहे थे उस केस के अंदर आपको देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, लेकिन ये कैसा है, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ में जो आपका एसिड बेस बैलेंस था, उससे रिलेटेड इंबैलेंस जो था, एबीजी एनालिसिस था, वो सारा यहाँ पे आपका फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको आंसर किया जाएगा उस चीज का। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। थैंक यू।